अस्सलाम वालेकुम। कल आपको याद है जैसे कि हमारे पास एक स्टोरी थी जो आपसे हम डिस्कस करना चाह रहे थे, शेयर करना चाह रहे थे, वो आज करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कल हमें एक इमरजेंसी के तौर पे जो हिंदुस्तान की फ़ौज और सिविल डिफेंस जो है, उनकी एक्सरसाइजेज जो चल रही थी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और एजे और ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, तो उसकी वजह से हमें वो फ़ौरन कवर करना पड़ा। अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो हमारी वीडियो की इतनी दहशत थी कि इंडिया ने कोई मिस एडवेंचर नहीं अटैम्प्ट किया, और अल्लाह के फ़ज़ल से वो पैगाम उनके टॉप तक चला गया था कि हम तैयार हैं आपकी आपकी बदमाशियों के लिए और आपकी शरारतों के लिए। बहरहाल मैं कहा थोड़े ऐसी मजाक से शुरू करते हैं, बिकॉज जो टोन है और जो सब्जेक्ट मैटर है आने वाली गुफ्तगू का, वो बहुत भारी है, वो बहुत सीरियस है, और वो अभी आपको समझ भी आएगा क्यों। कि 600 दिन लगभग गुजर चुके हैं एक ऐसी जंग में जो मेरे ख़्याल में नायाब है इस सेंस में कि वो कम्प्लीटली लाइव स्ट्रीम्ड है। एक ऐसी लड़ाई जिसके अंदर एक तरफ निहत्थे लोग हैं और चंद मिलिशियाज जिनके पास बहुत बेसिक असला होता है, और दूसरी तरफ इसराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड का सारा जो है वो मिलिट्री माइट, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह दीगर असला के उनके पास वो मैन पावर वगैरह चीज़ें मौजूद हैं। और ये लाइव स्ट्रीम जेनोसाइड जो कि एक एथनिक क्लेंजिंग और एक जेनोसाइड ऑपरेशन आपके सामने बना है, आपने सामने खुद देखा है, वो ना सिर्फ लोग बराह रास्त देख रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर जो खामोशी है कलेक्टिव ह्यूमैनिटी की, हमारे लीडरशिप की, वो भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये अनस अल शरीफ हैं, ये अल जज़ीरा के एक ऑन ग्राउंड कॉरस्पॉन्डेंट हैं, और ये वहाँ पे स्टार्ट से मौजूद हैं। इनकी ये एक आप बीती आप बयानी जो है वो आप सुने, वो तर्जुमा अंग्रेज़ी में भी मिल जाएगा आपको, मैं उसके हम यहाँ लिंक भी कर देंगे। तो मैं आपको उर्दू में इंशाल्लाह साथ साथ वो तर्जुमा करते हुए बताना चाहूँगा। 600 दिन 600 दिन गुजर चुके हैं, यानी वो कहना चाह रहे हैं मेरे कंधों को देखिए, इन्होंने वो बोझ उठाया है जो पहाड़ों के अंदर भी सकत नहीं होती उस बोझ उठाने की। मेरी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात वैसे ही बन चुके हैं जैसे कि मेरे लोगों के, यानी अहले अरब और फ़िलिस्तीन के लोगों के। बल्कि मैं सबसे कम इससे मुतासिर हुआ हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम एक सहाफ़ी हैं। इसके बावजूद कि मेरा बाप शहीद हो गया है, मेरे चचा, ताया, खालू, मामू वगैरह शहीद हुए हैं, मेरे दोस्त यार शहीद हुए हैं, मेरे जानने वाले शहीद हुए हैं, मेरे प्रोफेशनल कॉलीग शहीद हुए हैं, मेरे घर को तबाह कर दिया गया, और इससे कई गुना ज़्यादा भी। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं अपने गिरदुनवा अपने लोगों से मेरा हाल कदरे बेहतर है। करीब से मेरे चेहरे को देखिए, और इसके ऊपर झुर्रियाँ वगैरह जो इस तरह जो लाइंस वगैरह बन गई हैं, ये किस चीज़ से बनी है। वो कह रहे हैं कि ये पहली और 10वीं जबालिया जो एक कैंप है उसके मैसेकर से बनी है। जो बैप्टिस्ट अस्पताल है, अल शिफा अस्पताल है, कमाल अदवान है, और इंडोनेशियन टीम का मेडिकल टीम का जो मैसेकर है, उनका जो स्लॉटर है, उससे बनी है। और ये जो नॉर्थ गाज़ा है जिसके अंदर लगातारता के साथ अभी भी मैसेकर चल रहे हैं सिविलियन पॉपुलेशन के, ये उनसे झुर्रियाँ बनी हैं जो रुकने को अब नहीं कोई उनका नाम निशान मिल रहा। आपको हर बच्चे की कहानी का ज़ख़म मिलेगा मेरे जिस्म पे, हर ख़ानदान की, हर छोटी हॉलोकॉस्ट की, हर अपील की जो रबल के नीचे दबा हुआ है या रबल से ऊपर अपील कर रहा है, आवाज़ पुकार रही है, चीख रही है, उसके ज़ख़म के निशान मेरे पूरे जिस्म के ऊपर मिलेंगे। मेरे जो कान हैं वो पक चुके हुए हैं, बल्कि वो बजते हैं उन आवाज़ों से, उस रोने से जो हर तरफ गूंज रहा है और हर तरफ सुनाई दे रहा है। और अगर आप उसमें से आप में से कुछ उसका हिस्सा सुन लेते तो आपके कान शायद अफसोस का बोझ ना उठा पाते और गिर जाते आपके सर से, यानी वो ज़मीन बोस हो जाते आपके कान। इतनी खौफनाक आवाज़ें हैं वो बच्चों की और लोगों की पुकारों की। और वो जो हॉरर है, यानी जो वो एक खौफ का आलम है वहाँ पे, वो कोई कान बर्दाश्त नहीं करते, यानी कोई आंख देख नहीं सकती उसको, कोई कान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई कंधा उसका बोझ उठा नहीं सकता। और हम यहाँ खड़े हैं, और मैं उनमें से हूँ जिनके ऊपर हल्की बीती, और वो हल्की भी आपने सुन ली। 600 दिन, आज का एक दिन जैसे 1000 सालों की तरह अगर गिनना शुरू करो, हर सेकंड जैसे हर लम्हा एक तारीख है, एक 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 मेमोरी है, एक पूरी एक दास्तान है। क्या मैं एग्जैजरेशन कर रहा हूँ? यानी वो कह रहे हैं कि क्या मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ? नहीं। आप ना गाज़ा की तारीख जानते हैं, ना इस 600 दिन की तारीख जानते हैं। एक शहीद
एक ज़ख्मी, एक तबाहकुन हाल घर, एक हॉलोकॉस्ट, एक दिल की धड़कन, एक बुझती हुई रूह की रोशनी। यानी इसे वो शायराना अंदाज में ये कह रहे हैं कि ये है हमारी तारीख 600 दिन की। 600 दिन जो ढाल मेरे दिल के ऊपर भारी पड़ती जा रही है, यानी जिससे मैंने उसको हिसार किया हुआ है, जिससे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने दिल को, वो भारी पड़ती जा रही है मेरे जिस्म के सामने, लेकिन उसके बावजूद मैं उसका बोझ लिए फिर रहा हूँ अपने दिल का। यानी जैसे सीना मेरा जो है, जो ढाल है मेरे दिल की, वो जैसे उसके अंदर कलेप्स कर जाएगा, उसके ऊपर कलेप्स कर जाएगा। इसके बावजूद कि उसका अब कोई फ़ायदा नहीं है, यानी आने वाले दिनों में दिल को बचा के रखने का क्या फ़ायदा, क्या कोई खुशी या दोस्ती या मोहब्बत या शादी ब्याह बच्चों की खुशी, क्या ऐसी चीज़ मैं सेलिब्रेट कर पाऊँगा कल को, तो उसको मैं बचा के क्यों रख रहा हूँ, उसका फ़ायदा नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं दिल का बोझ लिए फिर रहा हूँ। ये एक निशानी के, एक निशानदेही का एक कार्ड है, आईडी कार्ड है, और एक ज़रिया भी है आँखों के अंदर आपकी अपनी हिफाजत का। क्योंकि ये निशान जो है वो इस्तेमाल होता है जहाज़ों की बमबारी के लिए। यानी वो एक शायराना अंदाज में कह रहे हैं कि जैसे जहाज़ ऊपर से वो बोझ वाला दिल देख देख के उनको आईडी कार्ड से पहचान के कि ये दिल दुखा हुआ है, वो निशाना बना लेते हैं उनको। जब भी वो मालिक को ढूंढते हैं जिसकी आवाज़ बेकाबू होती है और उसकी आवाज़ थम नहीं रही होती है और वो उठा रहा होता है फ़िलिस्तीन के लिए और गज़ा के लिए, उसको वो ये जहाज़ आईडी कार्ड, जैसे मेटाफोरिकल आईडी कार्ड को देख के उसको निशाना बना के शहीद कर देते हैं। जैसे कि मेरा इस्माइल, मेरा हुस्साम, मेरा सामिर, मेरा हमज़ा गुज़र गए, यानी ये और सहाफ़ी साथी जो उनके थे, और फ़ादी और कई ज़ख्मी भी हुए, यानी इनमें से पहले शहीद हो गए और फ़ादी और उस जैसे लोग ज़ख्मी भी हो गए, यानी वो रिपोर्टिंग से निकल गए, वो जर्नलिस्ट वाली फील्ड से हट गए, उनको अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। 600 दिन मेरे हाथ जो हैं इस माइक्रोफोन से इसको थामे हुए हैं और छोड़ नहीं रहे, और मेरी जो जड़ें हैं वो ज़मीन को पकड़े हुए हैं कि यार ना मैं माइक्रोफोन छोड़ूंगा, यानी मैं एलानिया के तौर पे मैं जो एक काम कर रहा हूँ वो भी नहीं मैं करूँगा, और मेरी पैरों से जो जड़ें निकलती हैं वो ज़मीन को थामे हुए हैं कि मुझे तुम यहाँ से निकाल भी नहीं सकते। यानी जो एक तस्वुर है ना कि ये जो मतलब प्रोफेशनल्स लोग हैं, ये लोग भाग जाएंगे डर के, डरपोक हैं या कुछ ऐसे मामला है, वो कहते हैं ये भी नामुमकिन है कि मैं अब जड़ों, दरख्त की जड़ों की तरह मैं ज़मीन में फैल चुका हूँ। आज मैं आपको एक अनफेडिंग वॉइस में, यानी कि जो आवाज़ जो थमती नहीं, जो बुझती नहीं, उसमें आपको आज अल अलान बताता हूँ, अल अलान जैसे मतलब मैं कहता हूँ, विद अ डिटर्मिनेशन दैट नेवर रस्ट, यानी और एक अज़म के साथ जिसको जंग नहीं लगता, जो जंग आलूद नहीं होता, और ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे कदम बढ़ाता जाऊं, इसके बावजूद कि मेरी रूह हर दिन मेरे से एक टैक्स वसूल करती है, एक बोझ पड़ता है मेरे ऊपर उसका, और मैं अल्लान कहता हूँ मैं इस अपने मनसब से हटूंगा नहीं। 600 दिन, कितना सख्त टैक्स, कितना जालिम टैक्स, कितनी बड़ी कीमत मैंने और मेरे साथियों ने अपने कलम की स्याही से, अपनी तस्वीर से और अपनी फिल्म से हमने अदा की है, इतनी बड़ी कीमत। जो थ्रेट हमें दिया जाता है वो डायरेक्ट होता है, वो हुक्म होता है कि मत करो, मत डॉक्यूमेंट करो, मत बनाओ फिल्म, मत बनाओ तस्वीर, वरना तुम कत्ल कर दिए जाओगे। ये लफ्ज़ों के साथ यानी इसराइली फ़ौज कहती है। हमारा जवाब यही था कि हमने फ़िल्म बनाई, हमने आवाज़ उठाई, हमने लिखा, हमने तस्वीर खींची और हमने ब्रॉडकास्ट किया लाइव दुनिया के लिए कि देखो कि जो गाज़ा का खून है उसके शहीदों का, वो पानी की तरह बहता है, और उसके जिस्म जो हैं जैसे गुड़िया, जैसे बढ़ावे बच्चों के खेलने वाले, वो उनको बिखार दो सड़कों में, ये देख लो। यानी जैसे उन्होंने वो मंजर कशी जो किया है वो ये है। 600 दिन, हर दिन जब मैं आंखें बंद करता हूँ कुछ घंटों के लिए या चंद मिनटों के लिए, मुझे एक ही ख्वाब आता है कि जंग ख़त्म हो गई और मैं उसका ऐलान कर रहा हूँ ब्रॉडकास्ट में, और उसके असरात जैसे चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में गायब हो जाते हैं मेरी नज़र से, कि मेरे जैसे मैं एक ख्वाब से उठता हूँ हमेशा कि वो जंग ख़त्म होगी, मैंने ऐलान कर दिया उसका टीवी पे। और ये ऐलान मैं कहता हूँ कि अपने ऐलान में मैं कहता हूँ प्रोग्राम में कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हमेशा के लिए गाज़ा के ऊपर। 600 दिन हम आवाज़ थे, तुम आवाज़ थे, मैं आवाज़ था गाज़ा की। हम थक गए बहुत बारी, हमें लेट डाउन किया गया, यानी हौसला दिला के हमें बेसहारा कर दिया गया कई बारी। हम कई बार चीखे, हम फिर कई बार लेट डाउन किए गए, हम फिर रोए और हम फिर लेट डाउन किए गए। 600 दिन, और अल्लाह की मर्ज़ी से यानी इंशाअल्लाह
जंग तो रोकेगी ही यकीनन एक दिन, और मेरी आवाज़ फिर आपके सामने आएगी, हर रुकने में, हर खुलने में लड़ाई की। अनस अल शरीफ, अल जज़ीरा, गाज़ा, और मैं मुस्कराऊंगा। अब जो बात है ना वो इससे बहुत आगे जा चुकी है कि ड्रग्स बुरी चीज है या ड्रग्स नहीं करने चाहिए। अब बहस इस मौजू पे होती है कि कौन से ड्रग्स करने चाहिए और कौन से ड्रग्स नहीं करने चाहिए। एक सीरीज है, इंग्लिश सीरीज है, जो कि उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। वर्ल्ड मैप पे ये ड्रग जो है उस सीजन के बाद से आई। When it comes to heroin, तो ये शायद सिनेरियो अब भी यही ट्रू है कि देयर आर अ फ्यू बिग गन्स एंड देन वो स्प्रेड आउट करते हैं एंड वो आपकी स्ट्रीट्स में आता है पूरे लाहौर के अंदर। I don't know who these mafias are. They are stronger than the government, maybe. कि अगर मैं आज सच की बात करती हूँ, कल को जब मुझे खुद सच बोलना पड़े तो क्या मैं बोलूंगी? क्या मैं इतनी सच्ची हूं कि मैं अपने सच का नुकसान बर्दाश्त करूं? तो ये है अनस अल शरीफ की आप बीती अपनी ज़ुबानी कि 600 दिन की रिपोर्टिंग का क्या हाल है गाज़ा के अंदर। और इसके अंदर मैं एक ही बात कहूँगा कि अल्लाह जो है अनस अल शरीफ की हिफाजत करे। जंग बंदी के जो भी इसबाब पैदा करना चाहते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी है वो करे, और अनस अल शरीफ और उसके प्यारों को महफूज, और बाकी अहले फ़िलिस्तीन और अहले गाज़ा को ख़ास तौर पे अल्लाह महफूज तरीके से अपना ईमान बरकरार रखते हुए, ह्यूमैनिटी अपनी लूज़ किए बग़ैर उन्हें अपने घरों में महफूज तरीके से वापस पहुँचाए। और इजरायली जारियत को पॉज नहीं करना, उसको उसकी कमर तोड़ने का वक्त आ गया। यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अल्लाह के बाद अगर ज़मीन में कोई है क़ुव्वत वाला, यमन की मिसाल देख लें, ईरान की मिसाल देख लें, और अब मैं कहना चाहूँगा बराह रास्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, आपको जिस ओहदे से अल्लाह ने नवाजा है, ये बहुत कम है इंसान तारीख़ में इस ओहदे के जो उस पर मनसब पर फायज़ हुए हैं। ये जश्न का वक्त नहीं है, ये खुशियों का वक्त नहीं है, ये वक्त है इंतकाम का, ये वक्त है अपने ओहदे का हक़ अदा करने का, और ये वक्त है कि पाकिस्तान की, क्योंकि वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। जो चीफ़ आर्मी स्टाफ होता है ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में, इस टाइम पे जिस तरह का दौर गुजर रहा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो फील्ड मार्शल हों, वो ऑल इन ऑल होते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं बराह रास्त कहना चाहूँगा कि जो अक़दाम लेने चाहिए डिप्लोमेटिक, इकनॉमिक एंड मिलिट्री, यानी अगर गाज़ा के अंदर से सीधी पीसफुल कॉरिडोर या कोई पीस कॉरिडोर बनाकर कोई मिलिट्री एड या मिलिट्री सपोर्ट दाखिल करने की ज़रूरत है, अब वक्त आ गया। जो मुज़ाहमती तहरीकों की ऑफिशियल रिकग्निशन है अरब ममालिक में, कतर में ख़ास तौर पे, वो पाकिस्तान के अंदर भी अब ज़रूरत है। वो हमारे मुजाहिद हैं, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है इज़राइल की जारियत के ख़िलाफ़, और इज़राइल का जो इनेविटेबल प्लान था उसको दुनिया के सामने फौरी तौर पे एक्सपोज कर दिया, और वो अपनी मुज़ाहमत जारी रख रहे हैं। जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट अपना काम कर रहे हैं, हस्पताल अपना काम कर रहे हैं, मेडिकल वर्कर्स जा रहे हैं, लोग करोड़ों अरबों रुपए की ज़कात और अतियात दे रहे हैं, एड वर्कर्स जा रहे हैं। जा नहीं रही तो मुसलमानों की फ़ौजें नहीं जाती। अब इसराइल आपके सामने बराह रास्त आके खड़ा हो गया। इन ड्रोन्स के ऑपरेशंस के ज़रिए आपने देखा, आपके महबूब तरीन शहरों में, आपके लाहौर के दिल में, आपके डिफेंस, आपके कैंट के ऊपर, आपके इस्लामाबाद, आपके पिंडी नूर ख़ान के ऊपर, आपकी अवाम, आपकी पसंदीदा जगहें, गुज़रगाहें, हर तरफ इसराइल ने अपने अपने चेहरे को नुमाया किया यहाँ पे कि मैं आया हूँ खुद तुम्हें सबक सिखाने। और ये अल्लाह ने किया। नेतन्याहू और मोदी का जो ह्यूब्रस है, और उसके सामने पाकिस्तानी रियासत की जो आज़ी दिखी है, वो बहुत अच्छी मेरे ख्याल में था मामला उसका। ये अल्लाह ने किया, अल्लाह ने हमें इस मैदान में पहुँचाया, अल्लाह ने आपको इस ओहदे पे पहुँचाया। इसका हक़ यही है कि आप हिंदुस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दें, और उसका साथी जो दुनिया में वाहिद उसका साथी रह गया इसराइल, उसका भी अब कला कमे करने का वक्त आ गया है। इसमें जो अक़दामात लेने की ज़रूरत है उसकी तरफ पेशरफ्त, आवाम की मशावरत, उलमा की, बड़े बुज़ुर्गों की मशावरत, और आवाम को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। यानी आप यूनिलैटरली बंद कमरों में डिसीजंस नहीं कर सकते। आपके पास जो सिविलियन
आर्म है गवर्नमेंट का, उनको बनाए ज़रिया कि वो आवाम से कम्युनिकेशन की लाइन खोलें आपकी, ताकि हम आप तक अपने डिमांड्स और डिज़ायर्स कम्युनिकेट कर सकें, ताकि हम आपको आजिज़ रख सकें। ये ओहदा खुशी मनाने के लिए, जश्न के लिए नहीं है, ये ओहदा काम करने के लिए है, जो कि दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। दोबारा अहले गज़ा के लिए दुआ, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए कि वो राह रास्त पे आए, जिस काम के लिए इसको बनाया गया था उसको उसका हक अदा करे। कि जब अल्जीरिया को यूएन में रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है और फ्रांस उसका रास्ता रोक रहा होता है, तो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए जाते हैं, पाकिस्तान का टाइम गिव अप करके उनको टाइम दिया जाता है। जब इजिप्ट और फ़लस्तीन निहत्ते मुकाबला कर रहे थे इसराइल की नई रियासत के साथ, तो चेकोस्लोवाकिया से जहाज़, जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर और वेपन्स उनको ख़रीद के दी जाती हैं कायद-ए-आज़म की तरफ से। ये था विजन पाकिस्तान का कि हम बॉर्डर स्टेट हैं इस्लाम की, और हम कुफर के अंधेरों के सामने दीवार बन के खड़े हैं जो मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए हिसार है उम्मत का। और अल्लाह ने आपको नवाजा है उस एयरफोर्स से, उस ग्राउंड फोर्स से, इवन उस नेवी से, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी से, उन चाइनीज़ सेटेलाइट से, कि आप वो क़ुव्वत बन सकते हैं मुस्लिम उम्मत में जो कुछ कर सकती है। आपके अलाइज सामने हैं, टर्की, ईरान वगैरह। तो मामला काफ़ी क्लियर होता जा रहा है, और इंडिया की लड़ाई और इसराइल की लड़ाई फ़र्क नहीं है। ये एक ही बड़े चेस बोर्ड के ऊपर दो डिफरेंट कॉर्नर्स के अंदर मूव्स हो रही हैं। चेस बोर्ड एक ही है, मैदान एक ही है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सच्चाई, इंसाफ, अदालत कायम करना और दलेरी के साथ ये काम करना, इनके बदले में ही दुनिया की इमामत का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बैटन जो है वो हमें थमाया जाएगा। यही एक था पाकिस्तान, इसी का यही मकसद था। फ़िलिस्तीन के लिए जब तक अस्करी एक्शन नहीं लेंगे, और पाकिस्तान 1.5 साल पहले से ये क़ुव्वत रखता है, और आज तो 100 टाइम ज़्यादा ये क़ुव्वत रखता है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक क्लाउट, कि वो इजरायली जाहरियत को फौरी तौर पे एट द लीस्ट रुकवा दे। मिस्र आपके सामने आ रहे हैं, सीसी साहब आ रहे हैं ना, सीसी। अब सीसी यहाँ पे सिर्फ वो ड्रोन्स जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, कि टीयर गैस मारते हैं और ये करते हैं, सिर्फ यहाँ से पुलिसिंग के और अर्बन राइट कंट्रोल और ये सब का गेयर ना लेके जाए, सीसी को जंग के लिए आमादा और तैयार किया जाए, और फौरी अहले गाज़ा के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और उस हिसार को तोड़ने के लिए आमादा किया जाए। मिस्र को भी अमेरिका के और सऊदी अरेबिया और यूएई के चुंगल से बाहर आना पड़ेगा, और उस इमामत के लिए पाकिस्तान ही सुन्नी दुनिया में किरदार अदा कर सकता है, और उसके मुकाबले में एक सिर्फ टर्की है, और बाकी जो अहले तशय्युद दुनिया है और उसमें सेकंड इन कमांड की पोजीशन में ईरान बनता है। सारी बात है, वो एक कल्चरल डिप्लोमेटिक क्लाउट नहीं है उनके पास, और एयरफोर्स भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ करें। अब एक्शन का वक्त इसके बाद और नहीं आएगा, और इस जंग के बाद याद आने वाले जो मुक्के होते हैं वो अपने सर पे मारने चाहिए। आपका सुनने का शुक्रिया।